तो आर ओ अंडरवे के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मेट्राइसिस। और ये सीरीज आज से स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम मेट्राइसिस पढ़ेंगे। ये वीडियो मेट्राइसिस का बेसिक्स है जिसमें हम सारे बेसिक्स कवर करेंगे मेट्राइसिस के। ये एक तरीके का प्री रिक्विजिट्स है जो आपको मेट्राइसिस पढ़ने से पहले देखना चाहिए। तो इस चैनल पे आपको सारे जितने भी आपके काम के वीडियोज है वो सब मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स सब। तो अभी जाके आर ओ अंडरवे को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो वीडियो है ये मेट्राइसिस का सबसे पहला वीडियो है जो कि है बेसिक्स ऑफ मेट्राइसिस। तो वेलकम टू आर ओ अंडरवे। मेरा नाम है आर्यू, आप देख रहे हैं आर ओ अंडरवे। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आर ओ अंडर के बारे में आर ओ अंडरवे के तो स्टार्ट करने से पहले आर ओ अंडरवे के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आर ओ अंडरवे फोकस करता है आईएमयू सिलेबस पे। रिवाइज 2026 बैच के लिए जो भी सिलेबस रिवाइज है वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ये आने वाले 27 बैच के लिए भी होगा अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो, एंड 28 बैच के लिए भी होगा। तो अगर आप आगे देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑल्सो यहाँ पे सारे मेरीटाइम सब्जेक्ट्स और भी पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो नेविगेशन से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग हो, सीमैनशिप हो। यहाँ पे सारे रियल सी लाइफ एक्सपीरियंसेस पढ़ाए जाएंगे, करियर टिप्स पढ़ाए जाएंगे। आने वाले सभी मरीनर्स को एस्पायर करने के लिए चैनल बनाया गया है। और यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होंगे अगर आप यहाँ की वीडियोस देखते हो तो अभी जाके आर ओ इंटरवे को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा मेट्राइसिस का, बेसिक्स ऑफ मेट्राइसिस। यूनिट 1 मेट्राइसिस। सबसे सबसे पहली चीज से स्टार्ट करते हैं जो कि है मेट्राइसिस होती क्या है। तो मेट्राइसिस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अ मेट्राइसिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और सिंबल्स इनक्लोज इन ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल, सबसे पहले बता दूं इसको ब्रैकेट बोलते हैं। ये एक हो गया ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर हो या फिर सिंबल हो, कुछ भी हो, उसको हम मेट्राइसिस बोलेंगे। जैसे कि ए एक मेट्राइसिस है। और इस मेट्राइसिस में क्या है, एक ब्रैकेट है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर है जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ऑल्सो मेट्राइसिस में हम रो और कॉलम के बारे में बात करेंगे, अलग अलग उसके ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेट्राइसिस यूज कहाँ होते हैं। तो मेट्राइसिस आर यूज्ड इन इक्वेशंस, डेटा टेबल्स, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये सब जगह पे मेट्राइसिस का यूज होगा। आगे आने वाले बहुत सारी जगह पे मेट्राइसिस का यूज होगा, तभी आप जाके मेट्राइसिस को पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग में। तो आगे हम देखते हैं और मेट्राइसिस के बारे में। सेकेंडली हम बात करते हैं यहाँ पे मेट्राइसिस में रो, कॉलम और एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। ये एक ब्रैकेट हो गया मेट्राइसिस का। और इस मेट्राइसिस के ब्रैकेट में इसको बोलते हैं रो। ये मेट्राइसिस का पहला रो हो गया, ये इसका दूसरा रो हो गया। और अगर हम ऊपर से देखें तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, रो एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और कॉलम एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। रो एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। रो 1 1 2 3, कॉलम 2 2 5। दूसरे कॉलम में देखोगे ध्यान से, दो एलिमेंट है, 2 और 5। यहाँ पे कुछ भी रहता है उसको भी हम गिनते, लेकिन अभी यहाँ पे दिया हुआ है नहीं कुछ भी। तो कोई भी मेट्राइसिस, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक मेट्राइसिस बना के बताता हूँ। मैंने एक मेट्राइस बनाया, सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे लिख दिया 2 4 3 6। ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। रो और कॉलम पर चल गया। बात करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है। मेट्राइसिस के अंदर कुछ भी दिया हो, नंबर या सिंबल, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि 2 4 ये एक एलिमेंट हो गया, 3 ये एक एलिमेंट हो गया, 6 ये एक एलिमेंट हो गया। मतलब 2 4 3 6 ये इस मेट्राइसिस के एलिमेंट्स हो गए। और मेट्राइसिस को हम किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने ये जो मेट्राइसिस बनाया है इसको मैंने नाम दे दिया ए। ये जो मेट्राइसिस है ये ए इज इक्वल्स टू ये मेट्राइसिस है, मतलब इस मेट्राइसिस को बोलूंगा मैं मेट्राइसिस मैट्रिक्स ए। ओके। तो रो पता चल गया हमें कि रो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को बोलते हैं और कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट को बोलते हैं।
और हर मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए एक अल्फ़ाबेट यूज होता है, जो कि होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट। ए टू लेके ए टू जेड, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो डिनोशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये एक मैट्रिसेस है तो इसमें कितने रो है, आइए हम गिनते हैं। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो अगर मेरे को इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑर्डर क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे 2 रोज है, यहाँ लिख दूंगा 2 इंटू 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3। ये हो गया मेरा मैट्रिसेस का ऑर्डर। सिंपली ऑर्डर ऑर्डर यही होता है, रो इंटू कॉलम हम मैट्रिक्स का एक ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं 2 इंटू 3, ये एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ith रो और jth कॉलम की। तो सपोज मैं कोई एक एलिमेंट लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ A 2 3, मैंने ये लिखा। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ए मतलब एक कोई सा भी एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी भी मैट्रिक्स में, कैपिटल लेटर को हम डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, और कोई भी स्मॉल लेटर कोई भी हो सकता है वो एलिमेंट के लिए डिनोट करते हैं। तो A 2 3 मतलब एलिमेंट। अब ये जो पहला लेटर है ये हो गया आपका रो, और जो दूसरा नंबर है वो हो गया आपका कॉलम। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, यहाँ पे रो कितना हमको लेना था, दूसरा रो। कॉलम कौन सा लेना है, तीसरा कॉलम। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो दूसरे रो पे और तीसरे कॉलम पे जो एलिमेंट है 6, ये हो गया हमारा वैल्यू। तो ये A 2 3 हो गया हमारा 6। अगर यही मेरे को अगर लिखना हो A 2 2, तो कौन सा रो देखना है हमको, दूसरा रो। कौन सा कॉलम देखना है, दूसरा कॉलम। मतलब दूसरे रो का दूसरा कॉलम, ये यहाँ पे जो एलिमेंट आता वो जाता है इसका वैल्यू। तो इसी का हम जनरल लिखते हैं ऐसे हैं, ए आई ए आई जे, जहाँ पे आई का डिनोट करता है रो, और कॉलम जे का डिनोट करता है कॉलम। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो। एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें रो सिर्फ एक ही है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, लेकिन रो सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। रो एक ही है तो ये है हमारा रो मैट्रिक्स। जैसे कि देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ एक ही रो है। कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, कितने भी कॉलम हो अगर एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है। और अगर इसका हमको ऑर्डर लिखना है, इसका हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, रो इंटू कॉलम। कितने रो है, एक रो है, इंटू कॉलम कितने हैं, 4। तो 1 इंटू 4 आपका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जैक्टली वन कॉलम। इस मैट्रिक्स में एग्जैक्टली वन कॉलम होता है। रो कितना भी हो, इसमें एक रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, लेकिन कॉलम एक ही है। वैसे कैसे कोई सा भी मैट्रिक्स जिसमें एग्जैक्टली वन रो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसी का हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर अभी मैंने बताया था रो इंटू कॉलम होता है। यहाँ पे 3 रो है, रो इंटू कॉलम एक ही है तो एक। ये हो गया हमारा ऑर्डर कॉलम मैट्रिक्स का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम नल और जीरो मैट्रिक्स की। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, कोई सा भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर एनी ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो, उसका जो एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो है। कोई भी मैट्रिक्स इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, या हम इसको
वाइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम वाइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसका डिनोशन होता है ओ। हम इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको हम नोट करते हैं कैपिटल ओ से या फिर जीरो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम के बराबर होता है। ये मैट्रिक्स है, मान लो मेरे पास दो रो है और दो कॉलम है। यही मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई हुई है, एक कॉलम दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो। रो कितने हो गए? दो। इंटू कॉलम कितने हो गए? दो। जितने रो उतने कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2 by 2। और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एवरी ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। सिंपली अब पहले हम बात कर लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 3 by 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे एक 3 by 3 मैट्रिक्स लिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिया 2 3 4 6 3 2। मैं यहाँ पे मैं 3 by 3 मैट्रिक्स लेता हूँ, रुक जाओ। Okay, तो मैं एक 3 by 3 मैट्रिक्स लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 6 3 2 4 3 9। तो मैंने एक 3 by 3 मैट्रिक्स लिया। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा हम इसको बोलेंगे 2 3 9। ये जो एलिमेंट है हमने हमने इसको क्या बोल दिया? डायगोनल एलिमेंट्स। यही होता है डायगोनल एलिमेंट। हमेशा कभी भी डायगोनल एलिमेंट ऐसा नहीं ले सकते आप 4 3 4 डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल नहीं ले सकते। डायगोनल हमेशा मतलब यही होता है, पहले एलिमेंट से स्टार्ट होता है और आखिरी एलिमेंट तक जाता है। इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये है डायगोनल एलिमेंट, मतलब -4 -2 और 5। ये डायगोनल हो गया हमारा, और 4 - 2 5 डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, जैसे कि देख सकते हो ये 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 सारे जीरो हैं डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। मेन डायगोनल में भी नॉन जीरो। अभी हम तो बात कर लिए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। इसको याद रखना, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। मेरे ख्याल से डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स बहुत आसान है। अभी हमने बात किया था, जैसे कि मान लो ये एक मैट्रिक्स है। अभी हमने बात किया था कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये हो गया हमारा डायगोनल। तो डायगोनल के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये पहला एलिमेंट 5, ये एलिमेंट 5, ये एलिमेंट 5, सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट। मतलब एवरी एलिमेंट इज कांस्टेंट। सारे एलिमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। जैसे कि एक और मैंने मैट्रिक्स ली, सपोज यहाँ पे अगर 2 लिखा तो ये यहाँ भी 2 ही होना चाहिए और यहाँ भी 2 ही होना चाहिए। ये तो बात कर लिया हमने डायगोनल एलिमेंट्स का। और बाकी एलिमेंट्स का क्या? एंड ऑल, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एंड ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो होने चाहिए। तो ये एलिमेंट जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी। मतलब जो डायगोनल है उसको डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जीरो ही हैं। तो अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स लिखने के लिए बोले या फिर आपको पता करना हो, एक और मैं मैट्रिक्स लिख के बताता हूँ, मैट्रिक्स बी, जहाँ पे मैं जो पहला
एलिमेंट है वो लिखता हूँ 4। मेरे को स्केलर बनाना है तो बाकी सब जीरो करना पड़ेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पे जो आएगा वो डायगोनल एलिमेंट होगा और वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये 4 ही होगा। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये भी 4। ये बन गया मेरा एक स्केलर मैट्रिक्स। सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट हो गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सबसे पहले मैं बता दूं डिनोट किससे करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम आई, आई से डिनोट करते हैं। आई अल्फाबेट का आई लेटर से हम डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, अगर आई में सबस्क्रिप्ट लिखा रहेगा 3 तो ये हो गया आपका 3/3 मैट्रिक्स। अगर आई में आपका सबस्क्रिप्ट लिखा रहा 2 तो ये हो गया आपका 2/2 मैट्रिक्स। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको ये याद रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 रहे हैं। सारे डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, 1 है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब 0 हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं I2, मतलब मेरे को 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो पहला एलिमेंट जो हो जाएगा वो जाएगा 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1। मेरे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 हो गए और नॉन डायगोनल क्या हो गए, 0। मेरा ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। सपोज मेरा एक मैट्रिक्स ले लिया ए, इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। मैंने आपको बताया था कि ए कोई भी एक एलिमेंट बोल रहा हूँ, कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकता है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को वही मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। जैसे आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर मिलता है, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से काम कर रहा है और ये कोई भी एक मैट्रिक्स से काम कर रहा है। ठीक है, सिंपली ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पे सारे एंट्री मेन डायगोनल के बिलो 0 होते हैं। अभी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैं लेता हूँ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने लिया 3/3 मैट्रिक्स। अब इसमें मेरा डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया। लेकिन जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल हो गया, इसके जो नीचे के एलिमेंट्स हैं कितने बचे, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। ये हमेशा 0 ही होना चाहिए। मैंने यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया। और ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स बचे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये भी कुछ भी हो सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 2, 3, 4। ये हो गया मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सिंपली भाषा में बोलो तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल, ये डायगोनल हो गया इसका, इसके नीचे सारे एलिमेंट्स 0। ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर के एलिमेंट्स भी कुछ भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस जो डायगोनल है उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसी को बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ 3/3 का, 2, 4, 6, 0, 4, 2, 0, 0, 2। जैसे कि आप देख सकते हो डायगोनल जो है हमारा, उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ये हमारा, अगर मैं इसको मैट्रिक्स बोलूँ तो ये क्या हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। सेम ही चीज़ है, उल्टा हो गया बस। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पे ऑल एंट्रीज अबव मेन डायगोनल 0 है। मतलब
ये जो डायगोनल है आपका, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। देख सकते हो कि यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में जितने एलिमेंट्स हैं ये सब क्या होगा, ये हो गए आपके जीरो। एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, बी इज इक्वल्स टू 2 0 0 4 6 0 3 2 4। ठीक है, यहाँ पे जो डायगोनल है क्या, ये डायगोनल हो गया, और इसके ऊपर सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, और वहीं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर वर्ड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। ठीक है, सपोज डिटर्मिनेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता दूं। तो सपोज मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2, इसके एलिमेंट्स मैंने 2 बाई 2 लिखे, 2 3 4 6। अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम इस वाले इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6, फिर लिखेंगे माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 इंटू 4। तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 12 - 12। क्या हो गया हमारा, जीरो। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा, जीरो। तो ये हमारा किसमें है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली बात तो, और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा क्या आ गया, जीरो। वैसे ही कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई इनवर्स नहीं होता, सिंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपॉन उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो अगर सपोज सिंगुलर मैट्रिक्स की हम अगर बात करें, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स में ये जीरो हो जाता है। तो अगर यही जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, अब ये पूरा जीरो हो गया, तो ए इनवर्स कुछ हुआ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सिंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सिंगुलर मैट्रिक्स दे दिया गया, जिसका मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 2 4 2 4, और मैट्रिक्स बी दे दिया गया है 3 1 2 4। इसका हम अगर डिटरमिनेंट निकाले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2। तो क्या आ गया, 2 2 4 8 माइनस 2 4 8, ये आ गया जीरो। मतलब ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिसेस है। सिमिलरली अगर हम इसका बात करें, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट, अगर हम इसका निकालें, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया 12 - 2, ये हो गया 10। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया 10, जो कि जीरो के बराबर नहीं आया। तो ये हो गया हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब आगे नीचे और क्या लिखा हुआ है हम वो देख लेते हैं। Singular, a square matrix is a singular if its determinant is zero, meaning it has no inverse. A square matrix is non-singular if its determinant is non-zero, meaning it has an inverse. सेम चीज जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस की इक्वलिटी की, मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल। मतलब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर मैंने बताया था, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू
रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम। कोई भी मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर इक्वल है और उसके एलिमेंट भी इक्वल है तो वो इक्वल हो गया। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए 2 by 2, मैंने लिखा 2 4 3 2। दूसरा मैट्रिक्स लिखा बी, जो कि लिखा 2 4 3 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 by 2, क्योंकि रो भी दो है और कॉलम भी दो है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 by 2, क्योंकि इसमें भी रो है और दो है और कॉलम दो है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर इज सेम। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्या, देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या करता है कि सारा एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसका पहला एलिमेंट है 2, इसका पहला एलिमेंट है 2, ये तो सही है, ये भी सही है, दोनों सेम है। इसका पहला एलिमेंट है 4, इसका 4, ये दोनों भी सेम है। इसका पहला एलिमेंट है 3, इसका पहला एलिमेंट है 3, ये दोनों भी सही है। लेकिन इसका आखिरी एलिमेंट है 2 और इसका आखिरी एलिमेंट है 3, दोनों अलग हैं, सेम नहीं है। तो मतलब इसका एक एलिमेंट सेम ना होने के कारण पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है वो अनइक्वल हो गया। दूसरा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए तो ये दो मैट्रिक्स है वो अनइक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, रो दो कॉलम दो, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है, एलिमेंट देखना। इसका पहला एलिमेंट है 2, इसका है 2, बराबर है। दूसरा एलिमेंट 3, इसका दूसरा एलिमेंट 3, ये भी बराबर है। इसका तीसरा एलिमेंट 4, इसका भी 4, इसका चौथा एलिमेंट 5, इसका भी 5। मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके बराबर है। तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर हम बोल सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट भी बराबर है और ऑर्डर के भी बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे बात करेंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है इफ मैट्रिक्स ए इज एम इंटू एन ऑर्डर, मैट्रिक्स बी इज एन इंटू पी ऑर्डर। तो जब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, तो जो नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा एम इंटू पी। कैसे होगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए जिसका ऑर्डर है 2 into 3, और एक और मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 3 into 4। तो जो हम जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी को, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो जो है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 into 4। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर 2 into 3 है, बी का ऑर्डर है 3 into 2। जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैट्रिक्स का जो रो हो जाएगा और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम हो जाएगा वो हमारे नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ईच आउटपुट एलिमेंट कम्स फ्रॉम अ रो ए इंटू ए कॉलम ऑफ बी। यही मैंने ये बताया कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। आगे लिखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज जनरली नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब ए इंटू बी कभी भी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये था मल्टीप्लाई करने का रूल, और कैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर कैसे लिखते हैं और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैट्रिक्स ए दिया गया है जो कि है 1 2 3 4, और मैट्रिक्स दूसरा दिया गया है मैट्रिक्स बी जो कि है 5 6 7 8। ये 2 by 2 मैट्रिक्स है और ये बी भी 2 by 2 मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई हम करते हैं रो इंटू कॉलम से। ठीक है,
तो ए का सबसे पहला रो क्या है 1 2, और बी का सबसे पहला कॉलम क्या है 5 7। तो सबसे पहले रो ऑफ 1 इंटू कॉलम 1 ऑफ बी, सबसे पहले ए का पहला रो और बी का पहला कॉलम। तो वो यहाँ यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए का क्या है 1 2 3 4, ठीक है। बी क्या है 5 6 7 8। तो सबसे पहले रो इंटू कॉलम करते हैं। तो सबसे पहले ए का जो पहला रो का जो पहला एलिमेंट है उसका इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है पहले रो का वो इसके पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, ये हमारा क्या आ जाएगा 5 प्लस 14, जो क्या आ जाएगा 19। यहाँ पे वही निकाला हुआ है 19, ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट हो गया। सिमिलरली अब पहले रो का पहले कॉलम से हो गया, अभी सेम पहले रो का दूसरे कॉलम से होगा। तो दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए फिर हम पहले रो के पहले एलिमेंट को लिखेंगे इनटू, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट को जो कि ये 6, प्लस पहले इसका दूसरा एलिमेंट जो कि ये 2 इंटू, और दूसरे कॉलम के दूसरा एलिमेंट इंटू 8। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 16, जो कि हो जाएगा 22। यही यहाँ पे लिखा हुआ है 22। सिमिलरली अब हम आएंगे दूसरे रो पे। पहला रो का काम हो गया, अब दूसरा रो। दूसरा रो का पहला एलिमेंट क्या है 3 इंटू, वापस हम पहले कॉलम पे जाएंगे 5, 3 इंटू 5 प्लस वापस 4 इंटू इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 7, 4 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 28, ये हो जाएगा 43। यही यहाँ पे लिखा हुआ है 43। सिमिलरली रो सेम रहेगा अभी भी, और कॉलम क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम। तो 3 3 का 3 ही रहेगा इंटू जो दूसरा कॉलम उसका पहला एलिमेंट जो कि हो जाएगा 6, प्लस 4 का 4 ही रहेगा इंटू दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम का हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 32, ये हो जाएगा हमारा 50। ये लिखा है 50। अब इसी सारे वैल्यू को हमें मैट्रिक्स में डाल देना है। तो मैट्रिक्स को डालेंगे तो जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स आ गया ए बी। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मैट्रिक्स आया, पहला एलिमेंट क्या आया हमारा 19, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19। दूसरा एलिमेंट क्या आया 22, हम यहाँ पे लिखेंगे 22। तीसरा क्या आया 43, और चौथा क्या आया 50, तो हम सिंपली लिख देंगे 43 और 50। सिंपली ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया हमारा। बहुत इजी से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमको रो इनटू कॉलम से करना है, रो इनटू कॉलम, यही करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, 2 by 2 मैट्रिक्स लिखता हूँ, 2 4 3 2। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं, वो मैट्रिक्स लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे छोटा सा टी, या फिर वही मैट्रिक्स का सिंबल ऊपर डैश। ये हो गया आपका डिनोशन। ये क्या हो गया आपका डिनोशन। ठीक है, डिनोट ऐसे करते हैं। तो अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो मैं देखूंगा यही मैट्रिक्स का सिंबल ऊपर लगा दूंगा छोटा सा टी। ये क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा जो ये रो है ना, ये पहला रो, इसको पहला कॉलम बना देना है, और जो दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम। तो पहला रो में क्या है 2 4, हमको पहले रो को पहला कॉलम बना देना है। तो 2 4, यहाँ पे जो पहला रो है वो हमारा पहला कॉलम बन गया। सिमिलरली जो दूसरा रो है वो हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा, 3 2 2 3 2 4 3 2 2 4 3 2। ये हमारा आ गया ट्रांसपोज। सिर्फ यही करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है।
यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, जैसे कि भी मैंने बताया। ठीक है, इफ ए इज एम इंटू एन देन ए ट्रांसपोज इज एन इंटू एम। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैट्रिक्स है आपका ए जिसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, तो अगर आप इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। ये सब चेंज हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा और जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, इसका पहला जो रो है 1 2 3, ये इसके पहले कॉलम पे बना दिया, और जो दूसरा रो है 4 5 6 ये इसका दूसरा कॉलम बना दिया, और ये हो गया हमारा ए का ट्रांसपोज। मेरे ख्याल से आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा। हमको बस क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। सिर्फ ये याद रखना है आपको कि रो को कॉलम में चेंज करना है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 2 बाई 2 हो या फिर 2 बाई 3 हो या फिर 3 बाई 3 हो, वॉट एवर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से ही बताता हूँ। अभी एक 3 बाई 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये है मैट्रिक्स 3 बाई 3, ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। अभी हम मेरे को प्रूव करना है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, उसको हम सिमेट्रिक तभी बोलेंगे ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक ओनली व्हेन ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके खुद के ट्रांसपोज के ही बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है। सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कोई भी मैट्रिक्स अगर वो खुद के ही ट्रांसपोज के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब मैं अगर इसका ट्रांसपोज लिखूँ, इसका ट्रांसपोज अगर लिखूँ 80, कैसे लिखता है अभी मैंने बताया था, जो रो है उसको कॉलम बना दो। पहला रो क्या है 4 1 3, तो कॉलम बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4 1 3। ठीक है, दूसरा रो क्या है 1 5 - 2, 1 5 - 2, और तीसरा रो क्या है 3 - 2 0, 3 - 2 0। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम ये खुद के मैट्रिक्स के बराबर आ गया। देखो सारे सारे एलिमेंट सेम आ गए, 4 1 3 1 5 - 2 1 5 - 2 3 - 2 0 3 - 2 0, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर खुद के ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, जैसे कि ये मैट्रिक्स आया है जिसका एग्जांपल मैंने भी दिया ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे यही प्रूफ किया है, इसका ट्रांसपोज निकाला है, इस मैट्रिक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज निकाला है, जो कि ये आया है सेम आया है, और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे प्रूफ कर दिया है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसका मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, और इसका सारा एलिमेंट उसी के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल A23 जो है वो A32 के बराबर होगा। जो AIJ है, इन जनरल में लिखो तो AIJ AJI के बराबर होगा। आई मतलब क्या होता है, रो। जे मतलब क्या होता है, कॉलम। तो जो A23 है वो A32 के बराबर है। सपोज इसमें A23 क्या है, इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें A23 क्या है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम -2, और इसी का ट्रांसपोज जब कर दिए, यहाँ पे ट्रांसपोज जब कर दिए
तो इसमें अगर A32 देखें, मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम -2, देख सकते हो कि -2 यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत बात क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 1 3 1 5 -2 3 -2 0। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत ये है कि जो ये एलिमेंट रहेगा वो इसी ये सेम रहेगा, तो ये एलिमेंट रहेगा वो भी यहाँ ये एलिमेंट रहेगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा वो यहाँ भी रहेगा। तो इसलिए इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसी के कारण ये जनरलाइज्ड चीज़ हमें मिल गई कि कोई भी ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट जैसे 1 2 अगर उसको हमने फ्लिप कर दिया A21 लिख दिया तो वो ये आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिंपल जनरलाइज फॉर्म में बोलूँ तो कोई मैट्रिक्स ए अगर उसके खुद के माइनस के ट्रांसपोज के बराबर आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए था, इसमें माइनस के ट्रांसपोज के बराबर आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जनरलाइज्ड एलिमेंट का इक्वेशन हमें मिला है जो कि क्या है, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल A23 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A32 होना चाहिए, इसको हम अभी देखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, अभी क्या है, और एक और चीज़ यहाँ पे स्क्यू मैट्रिक्स में आपको बतानी है कि एवरी डायगोनल एंट्री मस्ट बी जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स भी है इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है पे जीरो है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्क्यू मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अभी अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें जो यहाँ पे निकाला हुआ है, ये जो पहला रो है ये पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम बन गया, और तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन गया। और इसी मैट्रिक्स में से हम अगर नेगेटिव बाहर ले लें, मतलब जहाँ पे माइनस है उसको प्लस कर दो, जहाँ प्लस है उसको माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से माइनस ऑफ बी का ट्रांसपोज लूँ, माइनस ऑफ बी का ट्रांसपोज लूँ तो क्या हो जाएगा, 0 1 -3 -1 0 4 और 3 -4 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स बी के ही बराबर आ जाएगा, ये हमारा मैट्रिक्स बी के ही बराबर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी मैट्रिक्स ए इसके खुद के ट्रांसपोज के ही बराबर आता है, और इसी को ही हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइनस इधर लिखो चाहे उधर लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एलिमेंट है वो चेंज करने के बाद सेम हो जाएंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि डायगोनल एंट्री हमेशा जीरो होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स की एंट्री है कोई मैट्रिसेस में वो हमेशा जीरो होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, पहली क्या, ये पहली चीज़, ये दूसरी चीज़, और ये तीसरी चीज़। मेरे ख्याल से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कैसे करना है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे प्रूफ करना है। सपोज कोई मैट्रिक्स दिया है ए जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है, ए कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो इसको अगर हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, सपोज एस, हमको एस बनाना है, एस क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगर हमको ये बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। पहला स्टेप ये है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उस मैट्रिक्स को खुद के ही ट्रांसपोज से जोड़ देंगे। इतना कर लिया, पहले इस एलिमेंट का ट्रांसपोज निकाला। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि उसको खुद के ही ट्रांसपोज से जोड़ दिया और फिर क्या कर दिया, उसका हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया। किसका, यही जो सम हुआ है हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज का, इसका हाफ कर दिया। जब ऐसा कर दोगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिंपल स्टेप है। सबसे पहले स्टेप क्या है, तो जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका पहले सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लो। और दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको खुद के मैट्रिक्स से जोड़ दो। ठीक है, उस ट्रांसपोज को खुद के ही मैट्रिक्स में जोड़ दो। और तीसरा स्टेप क्या है, उस सम एडिशन को उसका हाफ कर दो। ठीक है, ठीक है, तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्टेप पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है ए, जो कि फिर से नॉर्मल मैट्रिक्स है, कोई सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। उसको हमें कन्वर्ट करना है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिमिलरली उसी का ट्रांसपोज निकालो। जैसे कि मैंने बात किया, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा इसका कि उस मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज से माइनस कर दो। ठीक है, क्या करना है, अपने ट्रांसपोज से माइनस कर देना है, मेन मैट्रिक्स माइनस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये सेकंड स्टेप है। ठीक, फिर थर्ड स्टेप क्या है कि इसका भी आपको हाफ कर देना है। और जो आखिरी में ये करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सब जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताया है ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक और बार ये पूरे स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसका ट्रांसपोज निकालो। दूसरा स्टेप क्या होगा कि उस मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज से माइनस कर दो। और तीसरा स्टेप क्या होगा कि उस माइनस किए हुए मैट्रिक्स का हाफ कर दो। तो हमारी आखिरी में क्या आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब हमने तो बात कर ली कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया हमने और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकाल ली। अब हम बात करते हैं कि उसको सम में कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि कोई मैट्रिक्स एस, यहाँ से हमको ये पता चला कोई मैट्रिक्स एस निकाली है हमने, जो कि है ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है। दूसरी मैट्रिक्स की हमने बनाई हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए क्या है, कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है। ए क्या है, कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है, कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो अगर हमें कोई अगर सम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ये जो मैट्रिक्स बना ये हमारा मेन मैट्रिक्स बना, जो कि क्या है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स हमारा ये बन गया। तो आपको बस ये इक्वेशन याद रखना है। कौन सा, ये वाला इक्वेशन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपको बोला गया कोई भी नॉर्मल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है तो आपको ये निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर ये निकालना है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को ऐड कर देना है और फिर आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका एक्सप्रेस हो जाएगा सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। यही करना है, बस आपको ये इक्वेशन याद रखना है। और सारा स्टेप मैंने ऑलरेडी बता चुका है
कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या स्टेप है, उसका क्या स्टेप है, सब मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स लिया है जो कि है 3 5 1 2। इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज निकालना आई गेस अभी तक आ गया होगा आपको। अभी ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, मतलब इसको इसी से जोड़ दिया। ठीक है, तो पहला एलिमेंट प्लस पहला एलिमेंट 3 + 3, इसका दूसरा एलिमेंट प्लस इसका दूसरा एलिमेंट 5 - 1, ऐसे करते करते आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर उसका हाफ कर देना है आपको। क्या करना है, हाफ। अभी जो भी मैट्रिक्स आया इसका अगर हाफ करूं तो सारे एलिमेंट का हाफ हो जाएगा। 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3। 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये क्या आ गया हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आ गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हमने नाम दिया है पी। इसको हमने पी नाम दिया है। यही यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखाया है, और यहाँ पे लिखा गया है, देखो, पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज पी इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देख लिया हमने। अब हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अभी जो हमने मैट्रिक्स निकाला था उसी मैट्रिक्स से माइनस कर दिया। मैं एक बार लिख लेता हूँ कि मैट्रिक्स ए क्या था, 3 5 - 1 2। 3 5 - 1 2, ये था हमारा मैट्रिक्स ए। ठीक है, और ए ट्रांसपोज हमारा क्या था, 3 5 - 1 2, ये हमारा ट्रांसपोज था। अभी ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज हम करें अगर, तो वो क्या होगा, 3 - 3 0, 5 - 1 मतलब 6, -5 मतलब -6, और 2 - 2 0। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, देखो सेम टू सेम। ए माइनस ए ट्रांसपोज करने के बाद ये आया, और फिर थर्ड स्टेप क्या था, इसका हाफ कर देना है। तो 0 का 0 रहेगा, 6 का हाफ हो जाएगा 3, -3 का हाफ हो जाएगा, -6 का हाफ हो जाएगा -3। ठीक है, और 0 का 0 रहेगा। अब ये जो लास्ट में मैट्रिक्स बनी है हाफ करने के बाद, इसको हमने नाम दे दिया क्यू, जो कि क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी अगर इसको हम इस दोनों को हमको अगर एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स लिखा है ए इज इक्वल्स टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने एक्सप्रेस कर दिया। ओरिजिनल मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ये हमने निकाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने निकाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये आखिरी मैट्रिक्स आ गया जो कि है सम ऑफ सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे मैट्रिसेस के। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। एंड लास्ट में हम जाने से पहले कुछ 10 MCQ सॉल्व करके जाएंगे, जिससे कि चेक करेंगे कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, सबसे पहला MCQ क्या बोलता है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने ऑर्डर बात किया था कि ऑर्डर किसे बोलते हैं, रो इंटू कॉलम। तो अगर 3 रो है तो 3 इंटू कॉलम 4, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 3 × 4। ठीक है, दूसरा क्या है MCQ, एक मैट्रिक्स ए जो है कि है A2 3, तो इसमें 2 और 3 क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई हमने स्मॉल लेटर ए लिखा और 2 3 लिखा, तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है कि कौन सा एलिमेंट एक्सप्रेस करता है, दूसरे रो का सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम।
तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट को ये एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। क्या आंसर होगा हमारा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर कहाँ है, सी, ऑप्शन सी, 3 into 3, 3 by 3 मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर पूछा है कि टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली व्हेन, दो मैट्रिसेस कब ऐड कर सकते हैं। तो हम दो मैट्रिसेस तभी ऐड कर सकते हैं जब दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम 2 by 2 मैट्रिक्स या 3 by 3 मैट्रिक्स या फिर कोई भी दो मैट्रिक्स कभी भी तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ये। हमने डिस्कस किया था कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा बोलता है कि अगर ए 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि 3 by 4 मैट्रिक्स का 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने बात किया था कि ए 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी जो है वो 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर ए बी जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा पहले मैट्रिक्स का रो 2 इंटू दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 2 by 4। तो ये हमारे जो मल्टीप्लाई किया हुआ मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 by 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ एमसीक्यू का, विच इज स्टेटमेंट इज जनरली ट्रू फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें से क्या ट्रू है। बी ए हमेशा ए बी हमेशा बी ए के बराबर होना चाहिए। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखो हमने बात की थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब कि ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू 0, ये भी गलत हो गया। ए बी इज नॉट डिफाइंड, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमने यही पढ़ा है कि ए बी कभी भी हमारा बी ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग ऑल साइंस, सबका साइन चेंज करके नहीं, चेंज इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट बाय -1, -1 करने से उसका ट्रांसपोज बनता है क्या, नहीं। हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल लेने से ट्रांसपोज बनता है क्या, नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, कि हर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम हो तो उसको रो बना दो। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है कि 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए क्या सही है। अगर कोई मैट्रिक्स है 2 by 2, फॉर एग्जांपल ए ए बी सी डी, तो 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए क्या सही है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें हम, कैसे निकालते हैं, इतना इंटू इतना, पहला एलिमेंट इंटू चौथा एलिमेंट जो कि है ए इंटू डी, फिर माइनस इतना इंटू इतना, मतलब सी इंटू बी, सी इंटू बी, ये हमारा डिटरमिनेंट हो गया। तो इसमें से ए डी इंटू सी बी कहाँ है, ए डी माइनस सी बी कहाँ है, ये रहा ए डी माइनस सी बी, ऑप्शन सी। तो ये हमारा ये सही हो गया। नाइन्थ एमसीक्यू हमारा क्या बोलता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट 1 के बराबर हो गया, नहीं हमने ये नहीं पढ़ा था। डिटरमिनेंट ए से बड़ा हो गया, नहीं हमने ये भी नहीं पढ़ा था। डिटरमिनेंट ए से छोटा हो गया, नहीं। हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के टाइम में पढ़ा था
एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी सिंगुलर है जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ए के बराबर हो। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। हमारा 10th एमसीक्यू क्या बोलता है कि द इनवर्स ए, द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट। कोई भी मैट्रिक्स है अगर ए, तो उसका ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट कब होगा, उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा क्या? नहीं, हमने ये तो नहीं पढ़ा था। अगर ए हमेशा जीरो होगा क्या? ये भी गलत है। ए इज ऑलवेज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये भी गलत है। तो हमने जब पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स का तभी इन्वर्स करेगा, ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? ए इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमको अगर ए इन्वर्स चाहिए तो मतलब जो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो गया, जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया? सही हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसी के साथ बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस का पहला लेक्चर खत्म हो गया। मैट्रिसेस के सारे बेसिक्स हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर और कोई टॉपिक बच रहा हो जैसे कि हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सिलेबस के एंड का पार्ट है और उसको समझने के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके अलावा जितने भी बेसिक्स जो आपको आने चाहिए मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले, वो सारे मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिए हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आरू अंडरवे को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड उसके आगे उसके बाद सारी सीरीज जो है इस मैट्रिक्स चैप्टर की वो कंटिन्यू होगी। तो थैंक यू वेरी मच।